हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नीति आयोग, इसरो एंड नवर्स एजुटेक ने अभी जॉइंटली लॉन्च किया है नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। उसके बारे में बात करते हैं। Atal Innovation Mission, the flagship initiative of NITI Aayog, partnered with the Indian Space Research Organisation (ISRO) and Novars EduTech Private Limited to launch the National Space Innovation Challenge 2023। बराबर ना। तो यहाँ पे एक कंपटीशन लॉन्च की गई है, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। बराबर ना। कौन सी संस्था के द्वारा? तो अटल इनोवेशन मिशन किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का। देश के अंदर इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ओके, इसरो और नवर्स एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन संस्था ने साथ में मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। राइट। ये जो नेशनल लेवल का कैंपेन है उसको डिज़ाइन किया है टू ब्रिज द गैप इन द इंडियन स्पेस इकोनॉमी एंड द फ्यूचर स्पेस वर्कफोर्स एंड इंकरेज द फ्यूचर स्पेस एंटरप्रेन्योर्स। तो जो रिक्वायरमेंट है स्पेस इकोनॉमी के अंदर और जो फ्यूचर वर्कफोर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसको फुलफिल करने का ऑब्जेक्टिव है इस इनोवेशन चैलेंज का। बराबर ना। राइट। ओके, अगर मैं इस चैलेंज के बारे में बात करूं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द इनोवेशन अमंग द यंग स्कूल स्टूडेंट्स टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द स्पेस सेक्टर। तो यहाँ पे इस चैलेंज के माध्यम से जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको इंकरेज किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि स्पेस सेक्टर में किसकी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से काम करना है। राइट। ये जो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज जो 2023 है वो ओपन है फॉर द ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक अक्रॉस द इंडिया। राइट। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स अ इंटीग्रेटेड कंटेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री मेंटर वीडियोस, रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस फॉर द जूनियर साइंटिस्ट। जूनियर साइंटिस्ट मतलब ग्रेड 5 से लेकर जो ग्रेड 8 के अंदर काम करते हैं वो पढ़ते हैं वो, और सीनियर साइंटिस्ट जो ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 के अंदर पढ़ते हैं वो। बराबर ना। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस चैलेंज के अंदर उन लोगों को जितना भी कंटेंट, जितना भी रिसोर्सेज चाहिए वो उनको अवेलेबल करवाया जाएगा मेंटर्स के द्वारा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा। बराबर ना। और ये कंपटीशन के अंदर जो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में जो अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज बनाई गई है, बराबर ना, वो स्टूडेंट्स तो काम पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, लेकिन जो अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी स्कूल्स नहीं है, बराबर ना, वो स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बराबर ना। राइट। और टॉपिक्स कौन कौन से सेट किए गए हैं? तो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए कि स्पेस जंक कलेक्शन, रॉबोट डिज़ाइन और रीयूजेबल रॉकेट डिज़ाइन। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को कौन सा टारगेट दिया गया है कि भाई जो स्पेस के अंदर जो जंक होता है उसको कलेक्ट करना है, इसके लिए रोबोट को डिज़ाइन करना है और रीयूजेबल रॉकेट का डिज़ाइन करना है। और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा है? तो सैटेलाइट डिज़ाइन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग स्टडीज़ एंड इंडियन स्पेसशिप डिज़ाइन फॉर द प्लेनेट मार्स। बराबर ना। तो मार्स की स्टडी के लिए सैटेलाइट डिज़ाइन करना है और ग्लोबल वार्मिंग के स्टडी के लिए सैटेलाइट डिज़ाइन करना है। बराबर ना। ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को उनको ये टारगेट दिया गया है। बराबर ना। तो एक चैलेंज, एक कंपटीशन, जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट। जूनियर साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को जूनियर साइंटिस्ट बोला जाता है। और सीनियर साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को जूनियर साइंटिस्ट, और यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को सीनियर साइंटिस्ट बोला गया है। बराबर ना। तो अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी जो ये ATL वाली जो स्कूल्स हैं उनको भी वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी किसका इनिशिएटिव है? अटल इनोवेशन मिशन का इनिशिएटिव है। और जो स्कूल अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी नहीं कंज्यूम करती उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बराबर ना। और स्पेस में जो जंक है उसको कलेक्ट करना है, उसके लिए रोबोट डिज़ाइन करना है और रीयूजेबल रॉकेट का डिज़ाइन करना है। ये टारगेट दिया गया है कैटेगरी 1 के अंदर ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स के लिए। बराबर ना। और कैटेगरी 2 के अंदर ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स के लिए
मार्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सैटेलाइट का डिज़ाइन करना है और ग्लोबल वार्मिंग स्टडीज़ के लिए सैटेलाइट का डिज़ाइन करना है, बराबर ना। ओके ओके अटल इनोवेशन मिशन के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बात की, ये नीति आयोग के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और टू क्रिएट एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रीनरशिप अक्रॉस द इंडिया, बराबर ना। और इस अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। ओके हाँ, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जॉइंटली लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एट द सरस आजीविका स्टोर। इसके बारे में बात करते हैं। ओके टू प्रमोट द इंडिजीनियस क्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स ऑफ इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो एक प्रोग्राम है, वो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो एकमात्र डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। उसने अभी कोलैबोरेशन किया है सरस आजीविका। सरस का फुल फॉर्म है सेल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द रूरल आर्टिजियन सोसाइटी आजीविका स्टोर। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का इनिशिएटिव है, और ये योजना कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है, बराबर ना। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एक तो दो इनिशिएटिव है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव कौन हैंडल कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये संस्था इसको हैंडल कर रही है, ये डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है, बराबर ना। ओके अभी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट फेमस होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ पाटन के पटोड़े, मतलब पटोड़ा का अगर आपने नाम सुना मतलब तुरंत आपको पाटन याद आता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस हो, ताकि उन डिस्ट्रिक्ट के जो आर्टिजियंस है, जो क्राफ्ट्समैन है, बराबर ना, उनको वो फेमस हो सके, उनकी प्रोडक्ट को ख्याति मिल सके, बराबर ना, और उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सके, सिंपल, बराबर ना। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट को फेमस किया जाए कि जो जहाँ की एक क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, वहाँ के लोग उसको बनाने में माहिर हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट को ऐसा आइडेंटिफाई किया जाए, बराबर ना। ओके तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक कौन से मिनिस्ट्री का स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ओके अभी दूसरा एक इनिशिएटिव है सरस आजीविका स्टोर। सरस आजीविका स्टोर, सरस का फुल फॉर्म क्या है? सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजियन सोसाइटी। अब ये सरस आजीविका स्टोर है ना, एक्चुअली न्यू दिल्ली के अंदर इसको ओपन किया गया है। और ये सरस आजीविका स्टोर के अंदर जो गांव के अंदर जो आर्टिजियंस है, उनके द्वारा जो भी क्राफ्ट्स वगैरह बनाया गया है, उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, वो यहाँ पे बेचा जाता है न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना, राइट, एक स्टोर के अंदर, राइट। और ये सरस आजीविका स्टोर, ये जो इनिशिएटिव है, वो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैंडल करती है, वो स्कीम के अंडर में ये स्टोर बनाया गया है। तो ये सरस आजीविका स्टोर के अंदर अभी रिसेंट न्यूज़ में क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल बनाई जाएगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल बनाई जाएगी। मतलब यहाँ पे भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट उस को आइडेंटिफाई किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो सरस आजीविका स्टोर जो न्यू दिल्ली के अंदर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में काम करती है, वहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल बनाया जाएगा, बराबर ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है, राइट। तो आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, दोनों ही स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल है, वो सिग्निफाई करेगी इंडियाज रिमार्केबल हेरिटेज ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, ready to include international spectators and function as a dynamic platform that exhibit the nation's unparalleled artistic legacy on the global scale, बराबर ना, राइट। ओके अगर मैं सरस आजीविका की बात करूं, तो सरस आजीविका डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू द वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे ये जो सरस आजीविका स्टोर है ना,
वहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर में जितने भी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वुमेन लीड सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो सपोर्ट किया जाता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो चीज़ों को बनाया गया है उसको डिस्प्ले किया जाता है, बराबर ना, राइट। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंडर में क्या किया जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट को आपको फेमस बनाना है, जो वो डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी हो, वहाँ के लोग जो उसको बनाने में माहिर हो उनको फेमस बनाना है, ताकि उनको उनकी जो ये स्किल है वो ग्लोबल लेवल पे विख्यात हो और उसके अलावा उनका रेवेन्यू भी बढ़ सके, बराबर ना, राइट। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यूनियन मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करूँ तो गिरिराज सिंह है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन द नैप्स टू स्ट्रेंथन द अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम इन इंडिया, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने लॉन्च किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू encourage the participation of the both corporate and young individuals towards the apprenticeship training in India, right। देखो एक्चुअली ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की अगर मैं बात करूं, ये स्कीम के अंडर में अप्रेंटिसशिप को प्रमोट किया जाता है, अप्रेंटिसशिप को प्रमोट किया जाता है। अप्रेंटिस का मतलब पता होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्रेंटिस का मतलब क्या हो गया कि आपको है ना कोई जॉब के ऊपर ट्रेनिंग में रखा जाता है, और ट्रेनिंग में रखा जाता है और उसके अलावा इसके सामने आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना, राइट। परमानेंट जॉब नहीं होता है अप्रेंटिसशिप के अंदर, लेकिन जस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको स्किल प्रोवाइड की जाती है और उसकी जगह पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी देखो कोई भी वर्कर हो या तो फिर अप्रेंटिस हो, उसको एम्प्लॉय कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि अगर आप ये स्कीम के अंडर में जितने भी अप्रेंटिस को हायर करते हो, तो उन लोगों को आपको है ना जो भी स्टाइपेंड आप प्रोवाइड करते हो उसका 75% ही आपको प्रोवाइड करना है, बाकी का 25% कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और गवर्नमेंट ये 25% मतलब मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेगा, 1500 रुपया प्रोवाइड करेगा, बराबर ना, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 25% की वैल्यू 1500 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000, बराबर ना। तो यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में मैक्सिमम अप्रेंटिस को कितना मिल सकता है पैसा, 6000 रुपया। उसमें से 25% मतलब 1500 तक का पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। वो कंपनी जो अप्रेंटिस को हायर करता है उसको 75% ही पैसा देना है, बराबर ना, ओके। तो यहाँ पे इन लोगों को इंकरेज करने के लिए यहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, राइट। अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसी स्कीम के अंडर में अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम लॉन्च की गई है। मतलब अभी ये जो गवर्नमेंट 25% पैसा जो अप्रेंटिस को दे रही है एज अ सैलरी, बराबर ना, वो अभी उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा होगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि वो पैसा गवर्नमेंट का कब उनके अकाउंट में आता था, कब वहाँ तक पहुँचता था, वो कोई गारंटी नहीं थी, बराबर ना। ये महीने का फॉर एग्जांपल सैलरी 1-2 महीने के बाद भी आता था कभी कभार, बराबर ना। तो ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंक्लूड किया गया है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर में, बराबर ना, ओके। और एज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च एन अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹15 करोड़ वॉज डिस्बर्स टू द 1 लाख अप्रेंटिसेस, बराबर ना। और जैसे मैंने आपको बात की कि इस स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट 25% कंट्रीब्यूशन करती है, मैक्सिमम 1500 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन करती है एक अप्रेंटिस के पीछे, बराबर ना, राइट, ओके। अगर मैं इस इवेंट की की हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर एम्फेसाइज द इनिशिएटिव एज परफेक्टली अलाइनिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज vision of promoting the aspirational skilling and encouraging of the concept of earning while learning as outlined in the national education policy। ये अप्रेंटिसशिप को क्यों प्रमोट करना है, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग वाइल लर्निंग, सीखो भी खरा और कमाओ भी खरा, बराबर ना, राइट।
तो ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं चिंतन शिविर की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ चिंतन शिविर ऑन enhancing the apprenticeship engagement to elevate the uptake of apprenticeship programs across all stakeholders। तो अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एक शिविर का भी आयोजन किया जाता है, एक कैंपेन का, चिंतन शिविर। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिंतन शिविर वॉज टू फोस्टर द कोलाब्रेशन अमंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री बॉडीज एंड द प्राइवेट सेक्टर, बराबर ना। और चिंतन शिविर को डिवाइड किया गया है 3 ब्रेकआउट सेशंस थीम ऑन स्टेक होल्डर कन्वर्जेंस टू मेक द अप्रेंटिसशिप एस्पिरेशनल, strategies and practice to promote the quality apprenticeship and create a diverse and inclusive apprenticeship ecosystem respectively, बराबर ना। तो ये 3 थीम के ऊपर चिंतन शिविर काम करता है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अप्रेंटिसशिप के इकोसिस्टम को बढ़ाना, बराबर, इंप्रूव करना, इंकरेज करना। ओके, अगर मैं नैप्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो अभी तक फाइनेंशियल 2023-24 में अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख अप्रेंटिस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। उन्होंने ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के अंदर में कंप्लीट की है, बराबर ना। वुमेन अप्रेंटिस हैव आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 22,000 इन 2018-19 टू 1.48 लाख। जो वुमेन अप्रेंटिस 2018-19 में 22,000 के आसपास थी, उनकी अभी संख्या कितनी हो गई 2022-23 के अंदर? 1.48 लाख हो गई है, बराबर ना, राइट। नंबर ऑफ एक्टिव एस्टेब्लिशमेंट हैज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज फ्रॉम 6,755 इन 2018-19 टू 40,000 के आसपास 2023-24 में हो गई है। जो संस्था के अंदर अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी जाती है, वो संस्था 2018-19 में कितनी थी? लगभग 6700 के आसपास थी। जो 2023-24 में कितनी हो गई? 40,000 के आसपास हो गई है, बराबर ना। States like the Gujarat, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Telangana have emerged as the leaders in the apprenticeship engagement chart। सबसे ज़्यादा apprenticeship engagement कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम क्या है, प्रमोशन स्कीम क्या है, और ये स्कीम के अंदर में अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया गया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, 77th इंडिपेंडेंस डे अभी सेलिब्रेट किया गया 15 अगस्त को, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 77th इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट विच वॉज एड्रेस बाय द PM मोदी। और ये जो 2023 का जो इंडिपेंडेंस डे था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस, बराबर ना। और ये जो 2023 था वो 76th एनिवर्सरी था, 77th इंडिपेंडेंस डे था और 76th एनिवर्सरी था इंडिपेंडेंस का, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो इवेंट्स का आयोजन किया गया था उसके ग्लिम्स के बारे में बात करूं, तो PM मोदी ने इंट्रोड्यूस किया हर घर तिरंगा मीन्स एवरी होम अ ट्राई कलर कैंपेन इंकरेजिंग द पब्लिक टू प्राउडली होइस्ट द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, बराबर ना। और ये जो 15 अगस्त के ऊपर जो हमारा ट्राई कलर है उसको सलामी दी जाती है नेशनल फ्लैग को, और 21 गन्स की सैल्यूट दिया जाता है, बराबर ना। और इस बार जो 21 गन्स का यूज़ किया गया था वो 105 mm लाइट फील्ड गन्स जो इंडिजिनियसली हमने डेवलप की है उसका यूज़ किया गया था, बराबर ना। उसके अलावा रेड फोर्ट के ऊपर फ्लोरल अरेंजमेंट की गई थी और प्रोमिनेंट G20 लोगो भी डिस्प्ले किया गया था, बराबर ना, क्योंकि G20 के प्रेसिडेंसी 2023 में कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था, बराबर ना, राइट। ओके, और कुछ इनिशिएटिव्स भी सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं इस दिन के दौरान, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विश्वकर्मा योजना फॉर द क्राफ्टमैनशिप। ड्यूरिंग द इवेंट PM ने अनाउंस किया विश्वकर्मा योजना टू बेनिफिट द इंडिविजुअल स्किल इन द ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और आर्टिजन वर्क्स। दिस इंक्लूड द वीवियर्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, लॉन्ड्री वर्कर्स, बार्बर्स एंड सच फैमिलीज, बराबर ना। तो ये जो आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्टमैन वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए ये विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है, बराबर ना, राइट। अराउंड 13,000 करोड़ टू 15,000 करोड़ विल बी अलोकेटेड फॉर द स्कीम। और यहाँ पे ये जो स्कीम है वो विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं तब लॉन्च की जाएगी।
स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस द आर्टिजन्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेटिंग देम इनटू द लोकल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, thus economically empowering the marginalized workers from the scheduled caste, scheduled tribes, other backward communities, women, transgender and others। बराबर ना। तो इन लोगों के जो प्रोडक्ट है उनको ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर शामिल करने के लिए बराबर ना ये स्कीम लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा जयंती के ऊपर लॉन्च की जाएगी, सिंपल बराबर ना। ओके, उसके अलावा स्कीम फॉर द ड्रोन ट्रेनिंग फॉर द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता है ना फ्रेंड्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? मैक्सिमम 15 लोगों का ग्रुप होता है बराबर ना, जो एक साथ मिलकर कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं बराबर ना। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती, एक जस्ट ग्रुप होता है जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं बराबर ना, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया न्यू स्कीम टू प्रोवाइड द एग्री ड्रोन्स टू थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन लीड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स in order to promote the use of the technology in the agriculture sector and promote the agri-tech in the country। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं और जो जिसको लीड करती है कोई वुमेन, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार के द्वारा ड्रोन्स दिए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को एम्पावरमेंट मिले बराबर ना, राइट। और जो ड्रोन्स को जो लोगों को ड्रोन मिलेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो रेसिपिएंट को भी ट्रेन भी किया जाएगा टू ऑपरेट एंड रिपेयर दिस अनमेन एरियल व्हीकल्स। और इनिशियली 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे कवर किया जाएगा बराबर ना। ओके, ओके, और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे के दौरान बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट तट रक्षक मेडल और 5 तट रक्षक मेडल्स को भी दिया गया। देखो, जो कोस्ट गार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पर्सनल्स है बराबर ना, राइट, उनको है ना उनकी बहादुरी के लिए तट रक्षक मेडल दिया जाता है। और उसमें से एक होता है प्रेसिडेंशियल तट रक्षक मेडल जो जिसने सबसे अच्छा काम किया है, और 5 होते हैं तट रक्षक मेडल्स होते हैं बराबर ना। तो यहाँ पे सॉरी ओके, उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे के दौरान कुछ मेडल्स भी दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। उसके बारे में बात करूं तो तट रक्षक मेडल दिए जाते हैं। तट रक्षक मेडल किसको दिया जाता है? जो हमारे कोस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स हैं, उनको तट रक्षक मेडल दिया जाता है। तो उसमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड है प्रेसिडेंशियल तट रक्षक मेडल, जो सबसे बहादुरी का काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और बाकी उनके नीचे तट रक्षक मेडल दिया जाता है बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा जो हमारे CAPF के पर्सनल हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं बराबर ना। तो 76 गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए गए इसी दिन के दौरान, वो आपको ध्यान में रखना है। और तट रक्षक मेडल्स किसको दिया जाता है? जो कोस्ट गार्ड के पर्सनल्स होते हैं बराबर ना, उनको दिया जाता है, सिंपल बराबर ना। गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर कीर्ति चक्र आता है, शौर्य चक्र, सेना मेडल्स आते हैं, नौसेना मेडल्स आते हैं, वायुसेना मेडल्स आते हैं बराबर ना। तो ये सब जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो CAPF के पर्सनल्स और आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं बराबर ना, राइट। चलो, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली UNDP ने डेवलप किया नेशनल कार्बन रजिस्ट्री टू हेल्प द कंट्रीज मीट द क्लाइमेट टारगेट्स। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में समझाऊँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ को समझने से पहले आपको कार्बन क्रेडिट समझना ज़रूरी है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? अगर मैं कार्बन क्रेडिट की बात करूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है A, वो जितनी भी चीज़ों को बनाती है उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। मतलब ये कंपनी के द्वारा एटमॉस्फेयर के ऊपर एकदम मिनिमम कार्बन एमिशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको है ना कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बन क्रेडिट। वो कंपनी को क्या दिया जाता है? कार्बन क्रेडिट। कि भाई वो उसने अपने ऐसे प्रोसेस को डेवलप किया है कि जिसके माध्यम से एटमॉस्फेयर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है बराबर ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी कंपनी है B, उस कंपनी का काम ही ऐसा है कि जो एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज के जो बहुत एमिशन क्रिएट करती है, उनका काम ही यही है बराबर ना, कि भाई काम ही ऐसा है कि वो एमिशन क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला गया है कि भाई
आपका काम ऐसा है कि भाई आप कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अगर अगर आप ऐसी कंपनी से अपने सामान को मंगवाते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करता है, तो आप जो कार्बन एमिशन कर रहे हो ना, उसके अंदर आपको इतना पेनल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये कंपनी का जो कार्बन क्रेडिट है ना, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर ना, कि अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ज़्यादा पॉल्यूशन करता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगाया जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने वाली कंपनी के पास से सामान मंगवाती है, बराबर ना, तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, वो कंपनी का कार्बन क्रेडिट इसको मिल जाएगा। और वो ये कंपनी भले वो कार्बन एमिशन क्रिएट कर रही है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बराबर ना। तो आप मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कार्बन ट्रेड की बात चल रही है, बराबर ना, कि एक कंपनी जो मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके कार्बन क्रेडिट कमा रही है, और वो ऐसी कंपनी को दे रही है जो एमिशन क्रिएट कर रही है, ताकि यहाँ से देखो एक तो इंकरेज मिलता है वही कंपनी बी को कि भाई मुझे है ना, अगर पेनल्टी कम पे करना है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है, तो मुझे मेरा सामान रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन करता है उससे ही मंगवाना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहे। तो ऐसे करके सभी कंपनीज एक ऐसी वैल्यू चेन बनेगी कि सभी कंपनीज को इंकरेजमेंट मिलेगा कि भाई अभी हमको भी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, वरना हमको ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे। सिंपल, बराबर ना। ओके, तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, बराबर ना। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रजिस्ट्री बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। किसके द्वारा बनाया गया है? यूएनडीपी के द्वारा। यहाँ पे हर एक कंपनी उसके पास कितने कार्बन क्रेडिट्स है, कितने कार्बन क्रेडिट्स को उसने बेचा, कितने कार्बन क्रेडिट्स को उसने अर्न किया, वो सभी चीज़ों का डेटा अपने आप से वो फुलफ़िल कर सकती है, अपडेट कर सकती है, बराबर ना। तो ये रजिस्ट्री किसके द्वारा बनाई गई है? यूएनडीपी के द्वारा बनाई गई है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, तो यूएनडीपी ने डेवलप किया एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। दिस सॉफ्टवेयर इनेबल्स द कंट्रीज टू इफेक्टिवली मैनेज द नेशनल डेटा एंड प्रोसेस फॉर द ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट। दिस सॉफ्टवेयर हैज़ रिसेंटली बीन एक्रेडिटेड एज अ डिजिटल पब्लिक गुड। इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला गया है? डिजिटल पब्लिक गुड बोला गया है। और डिजिटल पब्लिक गुड, द रजिस्ट्री यूटिलाइज द ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग अलाउइंग द कंट्रीज टू रिप्रोड्यूस एंड चेंज इन द इंफॉर्मेशन टू देयर ओन रिक्वायरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, बराबर ना। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेशन कर सकते हो, राइट। अगर मैं इस कार्बन रजिस्ट्री की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो रजिस्ट्री है उसने फॉलो किया है नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द कंट्रीज एंड इज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग वर्क बाय द डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के अंदर कौन काम करता है? यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूरोपियन बैंक, ये चार संस्था काम क्लाइमेट के ऊपर फोकस कर रही है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है डिजिटल फॉर क्लाइमेट ग्रुप, बराबर नाम, राइट। और ये जो रजिस्ट्री है वो डिज़ाइन किया गया है टू एन interoperable digital system that can be combined with the national measurement, reporting and verification systems as well as the international digital systems such as the UNDP's voluntary cooperation platform and the World Bank's global platform climate on the action data trust, बराबर ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन नेशनल कार्बन रजिस्ट्री क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर ना, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया कार्बन क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक कंपनी कि जिसने बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके चीज़ों को बनाया है, तो वो कार्बन क्रेडिट अर्न करता है, फिर वो ऐसी कंपनी को देता है कि जो कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहा है, ताकि उस कंपनी को पेनल्टी कम लगे, बराबर ना। और वो कंपनी इंकरेज हो कि भाई आपको अभी अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, तो मुझे रिन्यूएबल एनर्जी का माध्यम से जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, वो इसी कंपनी के पास से मुझे मेरा रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, बराबर ना, राइट। अगर मैं यूएनडीपी की बात करूं फ्रेंड्स, तो एडमिनिस्ट्रेटर है अचिम स्टेनर, न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था वो? 1965 के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, जो अभी रिसेंटली इंडिया ने साइन किया एमओयू विद द ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ऑन शेयरिंग द इंडिया स्टैक, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक क्या है? तो एक्चुअली इंडिया स्टैक इंडिया के द्वारा जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड,
किस तरीके से उसने आधार कार्ड को लॉन्च किया, इश्यू किया, और किस तरीके से आधार कार्ड के डेटा को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया, पैन कार्ड के साथ लिंक किया। फॉर एग्जांपल भीम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल यूपीआई, ये जो जितने भी बड़े बड़े इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, बराबर, जिसने इंडिया के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, वो सबका एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ये आधार कार्ड, भीम एप्लीकेशन, यूपीआई वगैरह इंडिया ने किस तरीके से डेवलप किया है, कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, वो सभी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंडिया स्टैक के अंदर मिल जाता है। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया स्टैक, जहाँ पे जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये इंडिया स्टैक अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने शेयर किया है किसके साथ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर ये यूपीआई का यूज़ हो सके, राइट, रुपे कार्ड का यूज़ हो सके, भीम एप्लीकेशन का यूज़ हो सके। किस तरीके से आधार कार्ड भारत ने डेवलप किया, उसी तरीके से वो लोग भी आधार कार्ड जैसा कोई चीज़ डेवलप कर सके, बराबर ना। तो ये इंडिया स्टैक अभी शेयर किया गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री के साथ, बराबर ना, राइट। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, राइट। तो इंडिया एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो साइन एक MOU ऑन शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक क्या है, एक कलेक्शन है ऑफ द ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस and digital public goods that aim to facilitate the identity, data and payment service on the larger scale. Under this MOU, both India and Trinidad and Tobago have agreed to collaborate in the area of the digital transformation by means of the capacity building, training programs, exchange of the best practices, exchange of the public officials and experts, and development of the pilot of the demo सॉल्यूशंस अमंग द अदर्स। तो जैसे मैंने आपको बात की, तो यहाँ पे इंडिया स्टेक इंडिया ने शेयर किया त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब चीज़ों को बनाया है, वो ट्रेनिंग वो लोगों को दी जाएगी, एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा, राइट, पायलट ट्रेनिंग वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी ये सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इंडिया ने ये ऑब्जेक्टिव से इंडिया स्टेक को शेयर किया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ, बराबर ना। ओके, ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने कोई देश के साथ ये इंडिया स्टेक को शेयर किया है। जून 2023 के अंदर इंडिया ने ऑलरेडी MOU साइन करके रखा है अर्मेनिया, सीरिया लियोन, सूरीनेम एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा के साथ टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ द इंडिया स्टेक, बराबर ना। और इंडिया का ये जो UPI है ना, वो तो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होने लगा है, बराबर ना, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया स्टेक हैज़ गेन्ड द रिकग्निशन बियॉन्ड द इंडियाज बॉर्डर्स एंड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द कंट्रीज इंक्लूडिंग द फ्रांस, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ के द्वारा भी UPI को एक्सेप्ट किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कैपिटल कौन सा है, पोर्ट ऑफ स्पेन, प्राइम मिनिस्टर है केथ क्रिस्टोफर रोले, और करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है फ्लड वॉच, टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट टू पब्लिक यूजिंग द इंटरएक्टिव मैप्स, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल वाटर कमीशन लॉन्च एक फ्लड वॉच, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, टू प्रोवाइड द रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट फॉर अप टू 7 days टू द जनरल पब्लिक बाय यूजिंग द मोबाइल फोन्स। This initiative is an innovative solution to enhance the flood information dissemination and the preparedness. Flood Watch, which is developed by the Central Water Commission, is a user-friendly application which offers both readable and audio broadcast. It presents the information in the two language, English and Hindi. बराबर ना, राइट। अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो a key feature of the application includes the real-time flood monitoring, where users can stay updated about the current flood situation throughout the India. The application utilizes the data about the near real-time river flow that is updated almost in the real time from the various sources. तो यहाँ पे एक्चुअली फ्लड का डेटा कि भाई कौन सी जगह पे अभी फ्लड प्रवर्तमान है, वो 7 दिन तक कंटिन्यूस डेटा देता रहेगा, बराबर ना, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, बराबर ना, राइट। This application has a map of India with the colored circles at the water stations across India and the current risk of the flooding. A green circle indicates a normal situation है, yellow circle indicates above normal,
ऑरेंज सर्कल इंडिकेट्स सीवियर सिचुएशन और रेड सर्कल इंडिकेट्स एक्सट्रीम सिचुएशन है। क्लिकिंग ऑन द सर्कल प्रोवाइड्स द करंट वाटर लेवल एट द स्टेशन। द डिस्प्ले इंक्लूड्स द हाईएस्ट वाटर लेवल एवर रिकॉर्डेड एट द स्टेशन एंड क्लियरली डिपिक्ट्स द डेंजर लेवल एंड द वार्निंग लेवल, बराबर ना। तो क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है अभी वो आपको पता चल सकता है, बराबर ना, राइट। अगर मैं सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इट इज़ अ फॉर्मली नोन एज अ सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन, लेकिन उसका नाम चेंज करके सेंट्रल वाटर कमीशन रखा गया। इट इज़ एन अटैच ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। उसके चेयरमैन कौन है? कुशविंदर वोरा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1945 के अंदर, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। चलो ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने विजिट किया वेस्ट बंगाल को, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने विजिट किया वेस्ट बंगाल। दिस मार्क्स हर सेकंड विजिट टू द वेस्ट बंगाल एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ड्यूरिंग हर वन डे विजिट टू द कोलकाता, शी लॉन्च माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन एंड विंध्यागिरी, एक इंडियन नवल शिप का उद्घाटन किया उन्होंने, बराबर ना। और ये जो शिप है वो प्रोजेक्ट 17A के अंदर में बनाई गई है, बराबर ना। तो ये दो चीज़ों को उन्होंने इनोग्रेट किया, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ लॉन्च ऑफ एडवांस नवल स्टील्थ फ्रीगेट विद्यागिरी, बराबर ना, जो उन्होंने कोलकाता में उसका इनोग्रेशन किया। तो इंडियन नवल शिप विंध्यागिरी इज़ अ 6th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A ऑफ इंडियन नेवी एट गार्डन डिश शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड फैसिलिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन द कोलकाता, बराबर ना। तो एक्चुअली ये जो इंडियन नवल शिप है विंध्यागिरी, उसको बनाया किसके द्वारा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये जो शिप है ना, वो 6th शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंदर में, जिसको डेवलप किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं विंध्यागिरी की बात करूँ, तो नेम आफ्टर द माउंटेन रेंज इन द कर्नाटका, इट इज़ द 6th ऑफ द 7 शिप्स बीइंग बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स। टोटल प्रोजेक्ट 17A के अंदर में कितने शिप बनाई जाने वाली हैं? 7 शिप्स, उसमें से 6 शिप हैं। और ये जो विंध्यागिरी का जो नाम है वो माउंटेन रेंज है कर्नाटका के अंदर, उसके नाम से रखा गया है। दिस वॉरशिप्स आर फॉलोअर्स ऑफ द प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रीगेट्स विथ इम्प्रूव्ड स्टील्थ फीचर्स, एडवांस वेपन्स एंड सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स, बराबर ना। Therefore, Indian naval ship Vindhyagiri is a technologically advanced version of its predecessor. Erstwhile, Indian naval ship Vindhyagiri, the leader class anti-submarine warfare frigate, बराबर ना। अभी ये विंध्यागिरी के नाम से ऑलरेडी एक फ्रिगेट थी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर थी, लेकिन ये उसका एडवांस वर्जन है, बराबर ना, राइट। और ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर में डेवलप किया गया है, बराबर ना, राइट। जो ओल्ड विंध्यागिरी थी वो 31 ईयर्स तक उसने सर्विस को प्रदान किया था, बराबर, इंडियन नेवी के अंदर। और 1981 से लेकर 2012 तक उसने काम किया था, जो ओल्ड विंध्यागिरी थी, बराबर ना। लेकिन अभी ये उसका एडवांस वर्जन है, बराबर ना, राइट। अगर मैं प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम के बारे में बात करूँ, तो अंडर द प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम 4 ships by the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and 3 ships by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited are under the construction to the Indian Navy, बराबर ना। टोटल 7 शिप बनाई जाती हैं, 7 शिप बनाई जा रही हैं। 4 शिप मेजेगोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है और 3 शिप गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जा रही है, बराबर ना। तो फर्स्ट 5 ships ऑफ द प्रोजेक्ट वेर लॉन्च बाय द MDL एंड GRAC बिटवीन द 2019 एंड 2022, बराबर ना। और ये जो शिप्स हैं वो क्लासिफाइड एज अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैव बीन डिजाइन इन हाउस बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑल वॉरशिप डिजाइन एक्टिविटीज़, बराबर ना। और ये जो विंध्यागिरी इज ऑल्सो द थर्ड एंड लास्ट स्टील्थ फ्रिगेट दैट GRAC वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बिल्ड फॉर द इंडियन नेवी अंडर द प्रोजेक्ट। तो GRAC के द्वारा जो 3 शिप बनाई जाने वाली थी उसकी ये लास्ट शिप है, बराबर ना, प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। तो अभी जो एक शिप बाकी है वो किसकी बाकी है? मेजेगोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की बाकी है, बराबर ना, राइट। तो ये प्रोजेक्ट 17A शिप के ये जो प्रोजेक्ट है, बराबर ना, उसके अंदर जितनी भी शिप्स बनाई जा रही हैं उसके अंदर 75% ऑफ द ऑर्डर्स, जो रॉ मटेरियल का ऑर्डर्स है, वो MSME संस्था को दिया जाता है, बराबर ना, राइट।
और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने माई बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल कैंपेन का भी इनोग्रेशन किया। तो माई बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल कैंपेन अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान ऑर्गेनाइज बाय द ब्रह्मा कुमारीज एट द राजभवन कोलकाता। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया है अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर में माई बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल। इसका इनोग्रेशन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। ये कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द ड्रग एब्यूज इश्यू इन द सोसाइटी इन इंडिया, बराबर ना। इट विल बी रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द एफर्ट्स टू कॉम्बेट द एडिक्शन स्पेशली अमंग द यूथ, बराबर ना। अगर मैं गार्डन रिच सिविलियर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करूं तो उसके CMD है PR हरी। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है और वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।